नमस्कार। क्या आपको या आपके किसी अपने को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर्स ने बताया है कि सांस की नली यानी विंड पाइप यानी ट्रेकिया सिकुड़ गई है, या आप किसी एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, बहुत समय तक वेंटिलेटर पे रहे हैं, या आपको ट्रेकियोस्टमी के बाद लगातार सांस की प्रॉब्लम परेशान कर रही है। बहुत सारे पेशेंट्स इसे दमा यानी अस्थमा समझकर महीनों तक इनहेलर्स लेते रहते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और होती है, और वो होती है सांस की नली यानी विंड पाइप में सिकुड़न होना, जिसे हम ट्रेकियल स्टेनोसिस कहते हैं। मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट एट मेदांता गुरुग्राम, और मैं पिछले 30 वर्षों से ट्रेकियल स्टेनोसिस के बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस को सर्जरी द्वारा ट्रीट कर रहा हूं, और इस वीडियो में अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ट्रेकियल स्टेनोसिस होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये क्यों होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिसिन द्वारा, एंडोस्कोपी द्वारा, सर्जरी द्वारा, सर्जरी कैसे होती है, उसमें रिकवरी कितनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सर्जरी के द्वारा इसका परमानेंट ट्रीटमेंट संभव है। तो इन सब को विस्तार से हम अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी ट्रेकिया यानी विंड पाइप होती क्या है। देखिए, वो ट्यूब है जो नाक के पिछले हिस्से से विंड, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, इसके नीचे शुरू होती है, और यहां से हवा को हमारे दोनों फेफड़ों तक पहुंचाती है। अगर किसी वजह से यह जो ट्यूब है ये अंदर से नैरो हो जाए, सिकुड़ जाए, तो उसमें से हवा का फ्लो रुकने लगता है, और इसी कंडीशन को हम ट्रेकियल स्टेनोसिस या सांस की नली का सिकुड़न कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, इसके सिम्टम्स हैं सांस लेने में तकलीफ, यानी ऐसे चलने फिरने पर बहुत जल्दी जल्दी सांस आना, सीटी जैसी आवाज आना, इस तरह की आवाज आना, बार बार चेस्ट में इंफेक्शन होना, खांसी होना, आवाज में बदलाव आना, और अस्थमा की मेडिसिन लेने के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिलना। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं और आपको पास्ट में वेंटिलेटर पर रहे हैं या ट्रेकियोस्टमी हुई है, तो ट्रेकियल स्टेनोसिस की पॉसिबिलिटी है, और इसको जरूर इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये ट्रेकियल स्टेनोसिस किस वजह से होती है। देखिए, सबसे कॉमन कॉज है इसका एक लंबे समय तक पेशेंट का वेंटिलेटर पर रहना। तो वो जो ट्यूब होती है उसकी वजह से ट्रेकिया में इंजरी होती है, और उससे ये प्रॉब्लम होती है। किसी को ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगी हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुआ है, गर्दन में कोई इंजरी हो गई, गर्दन में कोई सर्जरी हुई जिसमें विंड पाइप को चोट पहुंच गई, बर्न इंजरी, कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, और कभी कभी यह जन्म से भी हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा विंड पाइप नैरो हो जाता है, जिसको हम ट्रेकियल स्टेनोसिस कहते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? देखिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। आपके डॉक्टर पूरा आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपकी जांच करेंगे, स्टेथोस्कोप से चेस्ट में सुनेंगे, और यहाँ पर सब कुछ एग्जामिन करेंगे। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं 3। एक आपका सीटी स्कैन नेक और चेस्ट का, जिससे हमें पूरे विंड पाइप का एक 3 डायमेंशनल रोड मैप मिल जाता है। फिर एक ब्रोंकोस्कोपी होती है, जिसमें हम मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते एक दूरबीन अंदर डालते हैं, और अंदर का जो नैरोइंग होती है, तो एक जगह नॉर्मल ट्रेकिया होगी, फिर नीचे जाने पे वो ट्रेकिया श्रिंक कर जाएगी, और फिर आगे फिर वो नैरो हो जाएगी। तो ब्रोंकोस्कोपी से ये कंफर्म हो जाता है,
और इसका हमारी सांस की क्षमता पे क्या असर पड़ रहा है, ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बताते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो देखिए, डायग्नोसिस के बाद शुरू में हम इनका ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा डायलेटेशन करते हैं। डायलेटेशन का मतलब होता है, एक बैलून होता है जिसको सिकुड़न के एरिया में ले जाके हम रखते हैं और उसको फिर हवा भर देते हैं, तो वो एरिया ऐसे चौड़ा हो जाता है। यह हमें तुरंत रिलीफ दे देता है, लेकिन अगर ये बहुत ही कम जगह पर एक झिल्ली जैसी नैरोइंग है तो वो तो ब्रोंकोस्कोपी से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर ये कुछ लंबा है और जो विंड पाइप में कुछ कार्टिलेज होती हैं जो विंड पाइप को खुला रखती हैं, अगर वो डैमेज हो गई हैं और नैरोइंग सिवियर है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेनोसिस। कॉम्प्लेक्स स्टेनोसिस में आप ब्रोंकोस्कोपी से डायलिटेशन कर भी देंगे तो वो बार बार वापस आ जाती है और वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती। ऐसे केसेस को सर्जरी की जरूरत होती है। तो अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या ट्रेकियल स्टेनोसिस के हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है, तो आंसर है कि नहीं। अगर ये सिंपल सी स्टेनोसिस है, शॉर्ट सेगमेंट है, डायलिटेशन के बाद वो ठीक रहती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो लॉन्ग सेगमेंट है, कॉम्प्लेक्स स्टेनोसिस है जिसमें उसके कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं और ब्रोंकोस्कोपी के बाद वो बार बार आपकी नैरोइंग वापस आ रही है, तो यह केस सर्जरी के लिए आइडियल केस है, जिससे कि आपको वन टाइम सर्जरी से परमानेंट क्योर मिल सकता है। अब इस स्टेज पे मैं आपको एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो आजकल हो रही है उससे आगाह करना चाहता हूं। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है स्टेंट। स्टेंट क्या होता है? स्टेंट एक प्लास्टिक की या वायर की ट्यूब होती है जिसको अक्सर हम लोग यूज करते हैं विंड पाइप की नैरोइंग को खोलने के लिए। तो मान लीजिए ये नैरोड सेगमेंट है, मैंने एक चौड़ा स्टेंट लेकिन उसको पतला करके यहां डाला और उसको छोड़ दिया, तो वो स्टेंट इसको चौड़ा कर देता है। उस समय तो ये चौड़ा कर देता है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस स्टेंट के अपने बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। वहां इन्फेक्शन होता है, उसके ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाता है और वो जो छोटा सा नैरोइंग था उसको बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड करके कई ऑपरेशन के लायक केसेस को ऑपरेशन के नॉट लायक केसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो वन लाइन मैसेज, बिनाइन ट्रेकियल स्टेनोसिस के ट्रीटमेंट में जिन केसेस को सर्जरी के लिए फिट हैं उनमें स्टेंट डालने का कोई रोल नहीं है। यह आपको नुकसान पहुंचाएगा और बाद में आपकी सर्जरी को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देगा। तो अब चलते हैं कि इसकी सर्जरी के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स स्टेनोसिस होती है, जहां लंबा सेगमेंट होता है, बार बार डायलिटेशन के बाद वो बीमारी वापस आ रही है और सिवियर नैरोइंग है, तो ऐसे केसेस को सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल किया जा सकता है। तो सर्जरी सबसे इफेक्टिव और परमानेंट ट्रीटमेंट होती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जी सर्जरी होती कैसे? देखिए, ट्रेकियल स्टेनोसिस की सर्जरी को हम ट्रेकियल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस के नाम से जानते हैं। रिसेक्शन का मतलब जो वो नैरोड सेगमेंट है उसको हम काट के निकाल देते हैं और जो नॉर्मल अपर और लोअर सेगमेंट होता है उनको आपस में ला करके दोनों को हेल्दी एंड्स को दोबारा जोड़ देते हैं। सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये सर्जरी टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग होती है। अगर ये एक एक्सपीरियंस टीम के हाथों ये पूरी की सर्जरी हो तो इसके एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स अपनी 100% नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं
और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। लेकिन इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक्सपीरियंस टीम ऑपरेट करे। आपका इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपके नॉलेज में ट्रेकियल स्टेनोसिस, ट्रेक्योस्टमी या एयरवे सर्जरी से जुड़ा कोई भी सवाल है आपके मन में, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं और मेरी टीम फ्यूचर के वीडियोस में आपके उन सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। और एक और बात, अगर आपके नॉलेज में कोई भी पेशेंट हो जिसको ट्रेकियल स्टेनोसिस या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो कृपया ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। नमस्कार।